नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमाशंकर पुजोरी। सुश्रुत आरोग्यम के माध्यम से हम नियमित रूप से आयुर्वेद के विभिन्न विषयों पर चर्चा और संवाद कर रहे हैं। आज का जो छठे दिन का संवाद है 10 मई 2020। सबसे पहले तो आज मदर्स डे पर मैं सभी को शुभकामना देता हूं। मदर्स डे पर मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, कल हमने औषधीय पौधे तुलसी के बारे में चर्चा की थी। सामान्य रूप से हम सामान्य भाषा में ही बात कर रहे हैं। उसका उद्देश्य यह है कि हम किस तरह से आयुर्वेद के सिद्धांतों को, आयुर्वेद के हर्बल प्लांट्स को, आयुर्वेद की औषधियों को, आयुर्वेद के विभिन्न चिकित्सा आयामों को हम जन जन तक सामान्य भाषा में किस तरह पहुंचा सकते हैं। सामान्य भाषा में हमारा बात करने का उद्देश्य यही है कि हम घर घर तक उस पद्धति को और घर घर तक उस पद्धति के जो परिणाम हैं, वैज्ञानिक आधार हैं, उनको घर घर तक पहुंचा सकें। दोस्तों, आज हम जो है दूसरे औषधीय पौधे गिलोय के बारे में आज हम चर्चा करना चाहते हैं। गिलोय, जैसा कि आपने सबको नाम सुना है, जन जन तक जो है घर घर में गिलोय को जानते हैं और उसके उपयोग भी बहुत सारी संख्या में बहुत सारे परिवार देश के अंदर जो है समाज देश में उसका उपयोग कर रहे हैं। गिलोय का उसमें कोई भ्रांति भी नहीं है किसी भी प्रकार की। उसके परिणामों की भी किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है किसी तरह से। गिलोय के बारे में हम चर्चा करें। मित्रों, गिलोय एक लता है जिसको किसी भी स्थान पर लगाया जाता है, उसके बाद में वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जिस पेड़ के सहारे जिसको लगा दिया जाता है, उस पेड़ के ऊपर ही चलने लग जाती है। नीम गिलोय जो कहा है, नीम के पेड़ के सहारे इसको लगा देते हैं, वो नीम के ऊपर जो है लता चलती जाती है। उसके एक लता होती है, बेल होती है, मोटाई उसके तना जो है काफी मोटा होता है और पत्ते उसके चौड़े मांसल पत्ते होते हैं, चौड़े पत्ते होते हैं। तो गिलोय को सब करीब करीब जो है लगभग जानते हैं, उसके पौधे को जानते हैं, लता को जानते हैं। और इसके नाम जो हैं अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है इसके। जैसे हम सामान्य भाषा में उसको गिलोय कहते हैं, आयुर्वेदी भाषा में उसका नाम अमृता है, गुरुचि है, गुलवेल है। इस तरह के उसके कई नाम हैं। तो गिलोय का जो प्रयोग है, गिलोय का जो गुण है, गुण के अंदर जो है गिलोय दोष शामक है। वात, पित्त, कफ, अगर तीनों दोषों के अंदर तीनों दोषों की विषमता है, तीनों दोष अगर हमारे असामान्य हैं शरीर के अंदर, तो तीनों दोषों का शमन करने वाली है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि त्रिदोष शामक है। वात, पित्त और कफ का शमन करने वाली है गिलोय। दूसरी बात, गिलोय जो है वात, पित्त, कफ का तो शमन करती है, लेकिन कसाय गुण इसका होने के कारण इसका स्वाद कसाय है, कसैला स्वाद है। और इसका जो उपयोग है गिलोय का, इसकी जो तना है, इसकी जो बेल है, उसका उपयोग अधिक रूप में किया जाता है। पत्तों का भी उपयोग इसमें किया जाता है। तो गिलोय को इसका चूर्ण का भी उपयोग किया जाता है। और इसके जो है गिलोय का जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो उसमें यह है कि गिलोय का जो सत्व है, एक्सट्रैक्ट जो है गिलोय का, उस एक्सट्रैक्ट का भी प्रयोग औषधि के रूप में विभिन्न प्रकार के रोगों में किया जाता है। मित्रों, जैसा कि हमने बताया आपको, गिलोय त्रिदोष शामक है, तीनों दोषों का शमन करने वाली है, वायु का, पित्त का और कफ का। जैसा कि इसका नाम हमने आपको कहा कि अमृता है,
तो अमृता जो नाम रखा है इसका, वो नाम इसलिए है कि ये इसके गुण जो हैं अमृत के समान है। यानी हमारे विभिन्न प्रकार के विभिन्न संस्थान के जो रोग हैं, चाहे वो पाचन संस्थान का रोग है, रक्तवाय संस्थान का रोग है, नाड़ी संस्थान का रोग है, श्वसन संस्थान के रोग हैं, जत्रुगत जो रोग हैं, उन सभी के अंदर गिलोय के अलग अलग महत्व हैं। गिलोय ज्वर नाशक है। गिलोय यकृत और प्लीहा के ऊपर अपना अच्छा काम करती है। यकृत और प्लीहा की जो व्याधि हैं उसमें गिलोय सत्व का बहुत बड़ा महत्व है। दूसरे इसका जो पत्फरस है, इसका जो रस है गिलोय का रस जीवाणुनाशक है और इसको जो है प्रतिरोधी तंत्र के ऊपर गिलोय का बहुत बड़ा महत्व है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में और रोग प्रतिरोधक क्षमता को अपने स्थिर रखने में, सामान्य रूप से रखने में गिलोय का बहुत बड़ा महत्व है, जिसका उपयोग हम आज करते हैं। तो गिलोय का स्वरस, यदि किसी व्यक्ति को जुकाम है, खांसी है, तो गिलोय के स्वरस को, गिलोय के रस को उष्ण करके थोड़ा सा हम गर्म करके और 5 से 10 ml तक जो है एक बार में हम उसको आसानी से ले सकते हैं। उसके अंदर गिलोय की जो सत्व है, वो सत्व का जो मात्रा है उसकी 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक जो है गिलोय का सत्व एक बार में शहद मधु के साथ में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। पीनस रोग और रक्त पित्त रोग, इसमें गिलोय का बहुत बड़ा महत्व है, ऐसा आचार्यों का मत है। विभिन्न आचार्यों ने, आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य भागवत ने और भाव प्रकाश निघंटू के अंदर इसमें गिलोय के कई प्रकार के गुण बताए हैं। तो मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधी जो क्षमता है उसको स्थिर रखने के लिए, सामान्य रखने के लिए गिलोय का प्रयोग किया जा सकता है। और गिलोय को जीवाणुनाशक के रूप में भी हम प्रयोग में लेते हैं। कसैला गुण इसका होने के कारण, और गिलोय हमारे शरीर के अंदर जितनी भी टॉक्सिटी है उसको बाहर करने का काम करती है। तो किसी भी तरह की जो विषमता है, किसी भी तरह का जो जीवाणु इन्फेक्शंस हैं, उन इन्फेक्शंस को जो है दूर करने में गिलोय का बहुत बड़ा योगदान है। सामान्य भाषा में मैं ये कहूँ कि आज आप घर घर के अंदर गिलोय का प्रचलन है। प्रचलन इसीलिए है कि उसके प्रत्यक्ष रूप से फायदे हमको दिखते हैं और उसका स्वरूप आज जन जन तक, जैसे हमने कल तुलसी के बारे में चर्चा की थी, इस तरह तुलसी का प्रयोग घर घर के अंदर होता है, उसी तरह से गिलोय का भी प्रयोग घर घर के अंदर होता है। इसमें करना कुछ नहीं है। अगर गिलोय अपने किसी जगह लगी हुई है, कहीं घर के आसपास कहीं कोई पेड़ है, वहाँ पर आप उसका डंठल लगा दो, धीरे धीरे बढ़ता हुआ वो लता के रूप ले लेती है और लता का रूप लेकर के उसको नियमित रूप से आप ला करके घर में सेवन कर सकते हैं। बालकों को उसी मात्रा में, बालकों की जो आधी मात्रा है उस मात्रा में आप दे सकते हैं और इसका कोई हानि नहीं है। मित्रों, आज इस अवसर पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, गिलोय के साथ साथ ये आज अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है। मातृ दिवस पर जो है एक माता का बहुत बड़ा रोल होता है। एक छोटा जो बालक होता है, उस बालक को के पालन पोषण में माता ही पहला गुरु है, माता ही पहला वैद्य है और माता ही सबसे पहला जो है रास्ता दिखाने वाली शक्ति होती है। माता की शक्ति के बिना व्यक्ति का स्वस्थ रहना भी मुश्किल है, क्योंकि माता ही उसकी देखभाल करती है। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे, उस समय पर चेचक रोग चलता था। चेचक उस समय था, खसरा ज़्यादा होता था, मीजल्स होती थी, चेचक होता था। आज हम जो सोशल डिस्टेंस की बात रोजाना कर रहे हैं, आज हम जो दूरी बनाने की बात कर रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, व्यक्ति के आपस में जो है दूरी होना चाहिए संक्रामक व्याधि से बचने के लिए, संक्रामक व्याधि से बचाव के लिए, संक्रमण से बचने के लिए हमें मुंह पर मास्क लगाना है, हमें हाथ नियमित साफ करने हैं, कपड़े गर्म पानी से हमें धोने हैं और हमको जो है हाथ बार बार साफ करने हैं, सैनिटाइज से साफ करना है, कार्यस्थल पर जाने पर पूरा ध्यान रखना है। हमको सारी चीज़ें जो आज हमारा भारत सरकार, राज्य सरकार, हमारे जो सारे आयुष मंत्रालय के द्वारा और
स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जा रही हैं, हमें ध्यान है कि जब चेचक होती थी, मीजल्स होता था, तो हमारी माँ इतनी पढ़ी लिखी न होकर के भी, वो डॉक्टर नहीं थी, वो वैद्य नहीं थी, वो चिकित्सक नहीं थी, लेकिन उस समय पर जब हमको चेचक बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हम देखते थे, जब चेचक होती थी तो माँ किस तरह से बच्चे को सोशल डिस्टेंसिंग रख करके और अपने आप उसको, बच्चे को क्वारंटाइन करती थी। एक जगह पर जो है बच्चे को अलग रखती थी, उसका कपड़े नियमित रूप से उसके जो है गर्म पानी साफ करती थी, उसके खाने पीने का अलग से ध्यान रखती थी, और धीरे धीरे बच्चा 5-7 दिन में स्वस्थ हो जाता था। बच्चा चेचक जैसी बीमारी से स्वस्थ हो जाता था, मीजल्स जो है उससे भी स्वस्थ हो जाता था। क्योंकि चेचक तो आज नहीं है, उन्मूलन हो गया चेचक का, और कभी कभी मीजल्स देखा जाता है। तो इस प्रकार से माँ एक ऐसी शक्ति है जो कि हमारा सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा वैद्य है, सबसे बड़ा संस्कार दाता है। तो आज के परिवेश में भी वो हमारी माँ, जो पुराने समय में जो माँ की एक भूमिका थी, वो आज भी प्रासंगिक है। आज भी माता की भूमिका प्रासंगिक है। माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं, माँ से बड़ा कोई किसी प्रकार का वैद्य नहीं। माँ हमारे जो है बहुत ध्यान रखती है। बच्चा जब तक चलने लायक नहीं होता है, बच्चा जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता है, तब तक माँ ही उसको पूरा स्नेह देती है। माँ तो एक माँ का रूप, ईश्वर का रूप है। इसलिए आज मातृशक्ति को सशक्त नमन। और मैं आशा करता हूँ आज मातृ दिवस के इस मौके पर मैं जो है यही कह सकता हूँ कि जो पुराने ज़माने की माताएं हमारा इतना सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसी बीमारी जो संक्रामक व्याधियाँ होती थी, चेचक, खसरा, उस समय पर जब वो इतना ध्यान रखती थी, तो आज तो हम आधुनिक विज्ञान के जीवन में जी रहे हैं। आज तो हमको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और हमको सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन समझदारी पूर्वक करना चाहिए। अपना सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने मास्क लगा के रहना चाहिए, ये सारी गाइडलाइन का फॉलो करना चाहिए। ऐसी मैं आशा रखता हूँ। कल हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। उसके लिए हम आज यहीं पर हम आज विदा लेते हैं। और साथियों, हमारा अगर ये YouTube चैनल आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।